बहुत अच्छी एक्सरसाइज कर रहे हो, अपने हार्ट अपने लंग को मजबूत कर रहे हो और अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा रहे हो। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। दोस्तों, हम सभी लोग आजकल यहां से वहां से न्यूज सुनते हैं, खबरें आती है कि आने वाला भविष्य ये सिर्फ इलेक्ट्रिक का है। ये जो पेट्रोल डीजल के ऊपर गाड़ियां चल रही है ये नहीं होगा। आने वाले दिनों में ये सभी गाड़ियां 100% इलेक्ट्रिक पे जाने वाला है। और जिस तरह से ये बातें हो रही है, ये इंफॉर्मेशन जा रही है, उस तरह से वैसे ही आजू बाजू का माहौल भी शायद बन रहा है, क्योंकि इतनी सारी गाड़ियां, इतने सारे कंपनियां इस इलेक्ट्रिक को लेके तैयार हुई है। यानी ऐसी गाड़ियां जो बहुत सालों से इस गाड़ियों में काम करती है, उन्होंने भी अभी इलेक्ट्रिक को लेके अपने प्रोडक्ट्स लॉन्च किए। इसके अलावा कई सारी ऐसी कंपनियां पैदा ही हुई है इस इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए। कई सारी नई कंपनियां आप देखोगे कि जो इलेक्ट्रिक स्कूटर, इलेक्ट्रिक कार लेके पहली बार शुरुआत हुई है। तो दोस्तों, ये पूरी और इनकी संख्या बढ़ रही है। तो क्या है ये इलेक्ट्रिक व्हीकल? तो इलेक्ट्रिक व्हीकल, इलेक्ट्रिक गाड़ी, बिजली की ऊपर चलने वाली गाड़ी, इसकी अगर मैं व्याख्या दूं तो ये ऐसी गाड़ी है जो गाड़ी चलने के लिए इलेक्ट्रिक मोटर का हम इस्तेमाल करते हैं। इलेक्ट्रिक मोटर का इस्तेमाल एक हो सकता है, ज्यादा भी हो सकता है, बस इतनी है। तो एक जगह से ये गाड़ी दूसरी जगह जाने के लिए क्या इस्तेमाल करती है? तो इलेक्ट्रिक मोटर। और क्या है ये इलेक्ट्रिक मोटर? तो आपके घर में यहां जो भी चीज आज इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलती है उसमें होता है इलेक्ट्रिक मोटर। अगर आपके घर में पंखा है और उसके पंख जो चल रहे हैं, पंखा जो घूम रहा है, वो घूम रहा है बिकॉज ऑफ इलेक्ट्रिक मोटर। आपके घर में मिक्सर है और मिक्सर की जो विंग्स है वो घूम रहे हैं, तो घूम रहे हैं इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से। वॉशिंग मशीन है, कोई भी चीज हो, आज ये लैपटॉप है, जो लैपटॉप अब मैं इस्तेमाल कर रहा हूं, आप कर रहे होंगे, तो ये सभी चीज जो इलेक्ट्रिसिटी का उपयोग करती है और चलती है, वो इलेक्ट्रिक मोटर की वजह से चलती है। इसका एक ही काम होता है इलेक्ट्रिक मोटर का, उस इलेक्ट्रिक एनर्जी को मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। तो हर चीज जो इलेक्ट्रिसिटी से जुड़ के है, उसको इलेक्ट्रिसिटी से पावर लेना और उसको मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करना। हमारे खेतों में भी जो पंप आप इस्तेमाल करते हो पानी देने के लिए, उस सब में है इलेक्ट्रिक मोटर। तो दोस्तों, ये इलेक्ट्रिक मोटर जो आज के दिन अभी आपके सामने हजारों चीजें चला रही है, वो अभी क्या चलाएगी? गाड़ी। बस इतना ही डिफरेंस है। दोस्तों, भारत में इस इलेक्ट्रिक कार्स का सेल्स बढ़ रहा है। पिछले साल जितनी भी गाड़ियां भारत में बेची गई थी, उससे ज्यादा गाड़ियां इस साल बेची जा रही है। और इसमें 90%, अगर इलेक्ट्रिक गाड़ियों में 90% अगर कुछ है तो वह है टू व्हीलर एंड थ्री व्हीलर्स। अभी टू व्हीलर थ्री व्हीलर में सबसे ज्यादा टू व्हीलर ही है, और ये सबसे ज्यादा गाड़ियां लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। और बाकी के 10% में बाकी की गाड़ियां आती है। इसके अलावा इलेक्ट्रिक कार तो आप समझे, देखेंगे कि इलेक्ट्रिक कार का एक अलग अपना सेगमेंट तैयार हो चुका है। ये नॉर्मल कार और इलेक्ट्रिक कार में कौन कौन कैसे कैसे काम कर रहे हैं, कौन सी कंपनी, कौन से प्रोडक्ट है, एक अलग सेगमेंट ही बन चुका है। इलेक्ट्रिक प्लेन, हाल ही में एक प्लेन ने जो पूरी तरह से 100% इलेक्ट्रिक और सोलर के ऊपर है, उसने पूरी पृथ्वी की प्रदक्षिणा की। इलेक्ट्रिक ट्रेन, हम जो भी ट्रेनें हमारे देश में आजू बाजू देखते हैं, मैक्सिमम ट्रेन ये इलेक्ट्रिक से चलती है। इलेक्ट्रिक बाइसिकल, यानी जो साइकिल हम लोग चलाते हैं, उसको अगर आपने इलेक्ट्रिक बैटरी लगाई तो वो साइकिल बहुत ही कम श्रम में आपको बहुत जगह तक लेके जाएगी। तो दोस्तों, ये सभी जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ियां चलती है इलेक्ट्रिक मोटर के ऊपर। और ये तो आप समझे कि गाड़ियां जो इलेक्ट्रिक मोटर से चलती है उसको कहते हैं हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल, ईवी। इसके लिए जो ईंधन है, ईंधन कौन सा ईंधन लगता है? तो वो ईंधन है इलेक्ट्रिसिटी। ईंधन है ये पावर, ये बिजली ईंधन है। अभी ये ईंधन, ये बिजली उस गाड़ी को दो तरह से हम लोग दे सकते हैं, और इसी के बेस पे ये गाड़ियां दो अलग चीजों में हम लोग उसका वर्गीकरण कर सकते हैं।
एक तो वो है कि जहां बिजली बाहर से आती है, आपकी जो गाड़ी है, जो व्हीकल है, जो ट्रांसपोर्टेशन कम्युनिकेशन का साधन है, उसको बिजली बाहर से देती है। और इसका बहुत ही अच्छा एग्जांपल है आपकी जो लोकल ट्रेन। दोस्तों लोकल ट्रेन इतने जितने भी महानगरों में है, वहां इलेक्ट्रिसिटी बाहर से दी जाती है। ये जो बैटरी होती है उसका वो बहुत हेवी होती है, उसका वजन ज्यादा होता है। इसलिए लोकल आप देखोगे तो वो लोकल बहुत ही हल्की फुल्की, बहुत स्विफ्ट ऐसी होती है, आवाज भी बहुत कम करती है। ट्राम, इतने सालों से जो कलकत्ता की सड़क पे जो चल रही है ट्राम, और दुनिया के कई शहरों में आज भी ट्राम है। ये ट्राम के ऊपर अगर आप देखोगे तो वो ऊपर एंटीना है। ये एंटीना जिसको लग के है वो है इलेक्ट्रिक केबल जिससे ये इलेक्ट्रिसिटी उनको मिलती है, ये बिजली, ये ईंधन इन गाड़ियों को मिलता है। दोस्तों दो तरह की ट्रामें होती है। एक तो एक ऐसा प्रकार की जहां ये जो बिजली है वो ऊपर से आ रही है इस एंटेना की तरफ से, और दूसरा ऐसा है कि जहां नीचे जमीन पे आपने बिजली को एक प्रॉपरली सेट किया हुआ है और उसके ऊपर से ट्राम चलती, तो नीचे से बिजली मिल सकती है। इसके अलावा इंडियन रेलवे की जो ट्रेनें हैं उस पर भी अगर आप देखोगे तो इंजन जो है, इंजन के ऊपर वो एंटीना लगा हुआ है जो वो बिजली लेता है और उसके ऊपर ये गाड़ियां चलती है। फास्टेस्ट ट्रेन दुनिया में, सबसे जो फास्ट ट्रेन है, मेट्रो है, ये सब कुछ चल रहा है सिर्फ और सिर्फ इलेक्ट्रिसिटी से। अभी दूसरा सोर्स है। अभी ये सोर्स आपने बहुत दिन से दिखा है। अभी दूसरा सोर्स जो अभी बढ़ रहा है वो है इंटरनल, यानी जो बिजली, जो फ्यूल, जो ईंधन जो अभी गाड़ियों को लगेगा, इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लगेगा, बिजली के ऊपर चलने वाली गाड़ियों को लगेगा, अभी उसका सोर्स गाड़ी के अंदर से आता है। और वो बिजली कौन स्टोर करता है? तो वो स्टोर करती है बैटरी। तो ऐसी गाड़ियां, ऐसे साधन कि जिसमें वो बिजली अंदर से आती है, उन्होंने स्टोर की हुई बैटरी से, उसे हम लोग कहते हैं कि इंडिजिनस सोर्स। अभी इसमें ये बैटरी पूरी तरह से हम लोग चार्ज कर सकते हैं, और चार्ज करने के बाद जब तक वो चार्जिंग रहती है तब तक हम उसको चला सकते हैं, और बाद में फिर से दोबारा हम लोग इसको चार्ज कर सकते हैं, जैसे हमारा मोबाइल है। दोस्तों दुनिया का सबसे छोटा अगर इलेक्ट्रिक मोटर कोई है तो ये अभी सामने आप देख रहे हो। और क्या आपको पता है कि किधर कहाँ होती है? तो ये आपके मोबाइल फोन में होती है। तो आपके मोबाइल फोन में भी इलेक्ट्रिक मोटर है, इसलिए आप उसको चार्ज करते हैं जब डिस्चार्ज होता है और वो आगे चलता रहता है। अभी ये इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, ये जो बिजली के ऊपर चलने वाली गाड़ियां है, इसका जो इतिहास है बहुत ही अद्भुत है। सबसे पहले आपको क्या लगता है कि दुनिया में कौन सी गाड़ी पहले आई होगी? पेट्रोल डीजल के ऊपर चलने वाली गाड़ी, या इस इलेक्ट्रिक के ऊपर, या बिजली के ऊपर चलने वाली गाड़ी? तो देखिए, सबसे पहले तो वाहन या गाड़ी किसको कहेंगे हम? तो गाड़ी यानी एक ऐसा साधन जो लोगों को, मनुष्यों को या चीजों को एक जगह से दूसरी जगह लेके जा सकते हैं। जब कोई भी ये मैकेनाइजेशन, मशीनरी वगैरह नहीं थी, तब हमारे पास क्या था? किसने हमारी हेल्प की? तो हमारे ये जो मित्र है, जो हमारे प्राणी है, जो एनिमल्स है, पशु, इन्होंने मदद की। तो हर जगह ये जो प्राणी है, जानवर है, जानवरों से मिलके वो गाड़ी होती थी। हमने घोड़ा गाड़ी देखी, हमने बैलगाड़ी देखी, हाथी से रिलेटेड हमने हाथी की सवारी देखी, और कई सारे, सिर्फ यही नहीं, लेकिन लोकली जहां वो एनिमल्स, पशु या प्राणी दिखते थे, तो उनसे ये गाड़ियां चलती थी, उनसे ये ट्रांसपोर्टेशन होता था। तो ये इन गाड़ियों में ताकत कहां से आती है, पावर कहां से आती थी? तो वो प्राणी मात्र जो चलाते थे इसको, वो उस गाड़ी को ताकत देते थे। लेकिन जैसे ही स्टीम इंजन की शुरुआत हुई, 1712 में पहली बार इसके ऊपर प्रयोग हुआ, लेकिन दुनिया के सामने स्टीम इंजन क्या होता है, कैसे होता है, और प्रॉपरली तैयार किया, वो किया जेम्स वाट ने। जेम्स वाट ने 1764 में पहली बार दुनिया के सामने पानी के भाप से हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, तो ये भाप पे चलने वाला ये इंजन बनाया और दुनिया के सामने रखा। और महज आगे के 5 साल में ये जो इंजन है स्टीम का, ये भाप के ऊपर चलने वाला, इसके ऊपर चलने वाली पहली गाड़ी बनी।
तो जो पहली गाड़ी जो बनी ना वो पेट्रोल डीजल की थी ना वो इलेक्ट्रिसिटी की थी, तो वो इस स्टीम के ऊपर, हवा की भाप के ऊपर चलने वाली गाड़ी थी। बाद में खोज, नेक्स्ट जो खोज हुई, जो इन्वेंशन हुआ, वो था इलेक्ट्रिक मोटर का, जिसकी हम लोग बात कर रहे हैं। दोस्तों 1827 में पहली बार इलेक्ट्रिक मोटर को उसकी खोज हुई, उसका इन्वेंशन हुआ, और सिर्फ अगले ही साल इसके ऊपर गाड़ी बनना चालू हो, अगले ही साल। लेकिन ऐसी गाड़ी जो पूरी दुनिया खरीद सकते हैं, ऐसी गाड़ी जो बाजार में, मार्केट में बिजनेस के लिए तैयार है, रेडी है, ऐसी दुनिया में पहली बार 1884 से लेकर 1888 ऐसे ऐसे पीरियड में लोगों को बताया गया, लोग खरीदने लगे और इसका कारोबार की शुरुआत हुई। नेक्स्ट जो इन्वेंशन था, नेक्स्ट जो खोज थी, वो थी इंटरनल कंबशन इंजन की। और दोस्तों ये खोज जब हुई, उसके बाद इमीडिएटली ये कार, इसके ऊपर कार भी चालू हुई। अब ये इंटरनल कंबशन इंजन यानी क्या? तो लिक्विड फ्यूल पे चलने वाला इंजन। तो लिक्विड फ्यूल यानी पेट्रोल, क्रूड ऑयल, तो उसके ऊपर चलने वाला इंजन की खोज हुई, और उसके ऊपर इमीडिएटली वो कार भी शुरुआत हुई। दोस्तों एक समय ऐसे था, यानी 1880 से लेके 1910 तक, ये पीरियड ऐसा था कि दुनिया में अगर 100 गाड़ी बनती थी ना, तो 90% गाड़ियां इलेक्ट्रिक की बनती थी, और सिर्फ 10 गाड़ी है ना, वो गैसोलीन पे या पेट्रोल पे बनती थी। पूरी दुनिया में लोग सिर्फ पसंद करते थे ऐसी गाड़ियों को जो इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर है। दुनिया के जितने भी राजा महाराजे थे, इंग्लैंड के राजा महाराजा से लेकर जितने भी थे, वो सभी ऐसे ही गाड़ियों में घूमते थे। वो आरामदायक थी, कोई आवाज नहीं था, कोई प्रदूषण नहीं था, और सब लोग इसको चाहते थे। लेकिन 1910 के बाद ये जो गैसोलीन, ये जो पेट्रोल वाली गाड़ी है, ये बहुत आगे निकल गई, और इलेक्ट्रिक की जो कार है वो बहुत पीछे हो गई। तो क्या कारण था कि पूरी दुनिया में, बिजनेस में ये बहुत आगे निकल गई? तो नंबर 1 जो कारण था, वो था फोर्ड कंपनी ने बनाया हुआ ये मॉडल। फोर्ड कंपनी ने 1908 में एक मॉडल टी करके गाड़ी बनाई, जो पेट्रोल के ऊपर, गैसोलीन पे चलती थी। ये गाड़ी उन दिनों जो पेट्रोल, जो इलेक्ट्रिसिटी की गाड़ी मिलती थी, बिजली के ऊपर चलने वाली गाड़ी मिलती थी, उसके आधे कॉस्ट में इन्होंने बनाया, फोर्ड ने बनाया। और देखते देखते वो इतनी मशहूर हो गई कि दुनिया की आम आदमी की कार करके इसको पहचानने लगे। तो ये कार ने एक बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू लाया, और इसके साथ एक टेक्नोलॉजी में भी बेहतर टेक्नोलॉजी आने लगी। सबसे पहले कैसे होता था कि ऐसे गाड़ियों को चालू करने के लिए बहुत एफर्ट्स करना पड़ता था। लेकिन जैसे बेटर टेक्नोलॉजी आई, उसके बाद इसको ये करना स्मूथ हो गया, आसान हो गया, और कई सारे ऐसे चीज आई कि बाद में ये पेट्रोल डीजल के ऊपर चलने वाली गाड़ियां बेहतर हो गई। ऑफ कोर्स ये जो बैटरी के ऊपर चल रही थी गाड़ियां, उसका डिस्टेंस रेंज था, क्योंकि एक बार वो बैटरी आपकी ड्रेन हो गई तो उसके बाद उसको चार्ज करना वो बहुत मुश्किल था, इसलिए कम जगह पे आप जा सकते थे। लेकिन यहाँ पेट्रोल डीजल को आप आराम से फ्यूल कर सकते थे और बहुत देर तक जा सकते थे। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि सबसे इंपॉर्टेंट रीजन जिसकी वजह से ये इलेक्ट्रिक गाड़ियों का कारोबार पूरी तरह से ऑलमोस्ट निग्लिजिबल होगा, ऑलमोस्ट बंद हो गया, मीन कंपैरिजन में ये जो पेट्रोल डीजल की गाड़ियां, तो उसका एक सबसे इंपॉर्टेंट कारण है, और वो है ऑयल। जैसे ही ऑयल इस दुनिया में आया, इस मार्केट में आया, ये ऑयल इतना ताकतवर हो गया कि उसके सामने इलेक्ट्रिक गाड़ियां बिल्कुल बिजनेस ज्यादा कर नहीं पाए। दोस्तों मैं आपको बता दूं कि पूरे आगे के ये 100 साल थे ना, ये आगे के 100 से ज्यादा साल ऑयल एंड गैस मार्केट पूरी दुनिया में राज कर रहा है। ओके, उसके सामने अगर बिजनेस की बात करें तो उसके सामने ये इलेक्ट्रिक व्हीकल का बिजनेस कुछ भी नहीं है, ऐसा आप समझिए। लेकिन ऐसा नहीं है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल के बारे में कोई कुछ कर नहीं रहा था। बहुत सारे लोग स्टिल अभी भी है, वह तब थे कि इस पूरे ये 100 सालों में इलेक्ट्रिक के ऊपर काम कर रहे थे। उनको इलेक्ट्रिक हमेशा ही अच्छी लगी। दोनों को कंपैरिजन में हमेशा वो चाहते थे कि इलेक्ट्रिक गाड़ियां बढ़े, इसलिए वो उसके ऊपर काम करते थे, उसको खरीदते भी थे जितने भी पॉसिबल थी।
साइंटिस्ट थे जो इसके ऊपर काम कर रहे थे, बेहतर से बेहतर प्रोडक्ट वो मार्केट में लाते थे। तो जैसे पेट्रोल डीजल के ऊपर गाड़ियां बेहतर बेहतर होने लगी ना, वैसे ही यहाँ इलेक्ट्रिसिटी की भी गाड़ियां चल रही थी, उसके ऊपर भी काम हो रहा था, प्रोग्रेस हो रही थी, डेवलपमेंट हो रहा था। लेकिन अगर बिजनेस की बात करें तो ये पूरा बिजनेस ऑयल एंड गैस का था, इसका बिल्कुल बिल्कुल नहीं था। लेकिन एक समय ऐसे था कि बहुत जोर से इसके लिए एफर्ट हुआ, और वो समय था 19वां दशक। 90s में जीएम मोटर्स ने एक ऐसा प्रोडक्ट लाया, EV1 करके प्रोडक्ट, जो प्रोडक्ट लोगों को इतना अच्छा लगा। ये वो कार है जो आप देख रहे हैं। ये प्रोडक्ट ने धूम मचा दी पूरे मार्केट में, सभी लोग इसके दीवाने हो गए, सभी, ये मार्केट में बहुत अच्छा हुआ और लोगों को बहुत काफी पसंद आया। इसके साथ गवर्नमेंट ने 90s में, अमेरिका के गवर्नमेंट ने एक कायदा कानून भी किया कि 90s के दशक में इतनी गाड़ियां बढ़ रही थी, जितने भी वहां के सिटीज शहर थे वहां इतनी गाड़ियां बन रही थी, बढ़ चुकी थी, पेट्रोल डीजल का उपयोग बढ़ चुका था और इतना प्रदूषण होता था, इतना आवाज होता था, नॉइज होता था। तो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया कि बस अब ये पेट्रोल डीजल नहीं होगा, तो इलेक्ट्रिक की गाड़ियां ही हर शहर में रहेगी, सड़कों पे चलेगी, बस ऐसा गवर्नमेंट ने कानून किया। तो इमेजिन, और ये करने के बाद क्या हुआ, वहां जो कंपनियां वहां काम कर रही थी, कौन सी, टोयोटा काम कर रही थी, फोर्ड कर रही थी, शेवरलेट कर रही थी, सभी ने अपने अपने प्रोडक्ट्स भी निकाले। सभी, जैसे ये जीएम ने, जनरल मोटर्स ने लाया, तो सभी अपने प्रोडक्ट्स लेके आ गए। तो समझिए, तो इमेजिन कीजिए ऐसी परिस्थिति कि जिस परिस्थिति में ऐसा एक प्रोडक्ट है जो जो लोगों को काफी पसंद है, लोग बस उसके दीवाने, ऐसा समझिए, लोग उसको ही प्रेफरेंस दे रहे हैं, लोग उसको ही पसंद कर रहे हैं। दूसरी जगह ऐसी कंपनियां जो ये प्रोडक्ट बना रही है, बेचने में इंटरेस्टेड है, रेडी। तीसरा कौन है, तीसरा है गवर्नमेंट उसके लिए कायदे कानून बना रहा है। तो ऐसी स्ट्रांग, ऐसी अच्छी पोजीशन में क्या हुआ होगा आगे, दोस्तों आपको सुन के ताज्जुब होगा। ऑयल एंड गैस के साथ कंपटीशन नहीं होता। जब ऑयल एंड गैस लॉबी, ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री आपके सामने है, तो आप सोच भी नहीं, कंपटीशन ये वर्ड ही नहीं है, ये युद्ध होता है, युद्ध। क्या किया होगा इन्होंने, कितनी स्ट्रांग ये लॉबी है, इसका बहुत ही सटीक, बहुत ही जबरदस्त एग्जांपल ये है। ऐसी स्ट्रांग पोजीशन में ऑयल एंड गैस लॉबी ने ऐसा काम किया कि गवर्नमेंट को अपना कायदा कानून तो उनको लेना ही पड़ा, वापस कैंसिल करना पड़ा वो कायदा। लेकिन जो कंपनियां, अभी सोचिए, टोयोटा, फोर्ड, या बाकी सभी कंपनी जो भी प्रोडक्ट्स लाए थे मार्केट में बेचने के लिए, इलेक्ट्रिक गाड़ियां, वो तो उन्होंने प्रोडक्शन तो बंद ही किया। लेकिन क्या आप सोच सकते हैं कि वो जो गाड़ियां उन्होंने मार्केट वो बनाई थी, इलेक्ट्रिक व्हीकल, वो उनको मिटानी पड़ी, क्रश करनी पड़ी। प्रोडक्ट, अभी कोई अगर 100 गाड़ियां भी बनाता है तो 100 गाड़ी के पैसे लगते हैं ना, 100 गाड़ियां तो हजारों गाड़ी थी। ये गाड़ी पैसे लगते हैं, टाइम लगता है, सब कुछ लगता है। और ऐसा समय था कि जब ऐसा कायदा कानून वापस लिया गया, तो कई सारे कस्टमर थे, ड्राइवर्स थे, जिन्होंने इनको रिक्वेस्ट की कि आप ये गाड़ी हमको बेच दो, हम लोग चलाएंगे, आप उसको ऐसे नष्ट मत करो ना। उनको नष्ट करना पड़ा, सभी गाड़ियों को लेके वो किसी को दे भी नहीं पाए। आज की तारीख में आपको ये गाड़ियां सिर्फ म्यूजियम में नजर आएगी, म्यूजियम में। उनको नष्ट करना पड़ा ऐसी कंपनी। तो समझ सकते हैं आप क्या ही है। और जब मैं बोलता कि ऑयल एंड गैस की हमें उस ऑयल एंड गैस में काम करना है, ऑयल एंड गैस सेक्टर में काम करना है, अगेंस्ट ये जो कन्वेंशनल फॉसिल फ्यूल के लिए के अगेंस्ट काम करना है, तो दोस्तों ये बहुत आगे है। आप सोच नहीं सकते कि जब हमें हमारे तहसीलों में, हमारे गांव में, हमारे देश में एक नया ईंधन लाना है, तो ये एक युद्ध से बिल्कुल कम नहीं। तो इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स के कुछ टेक्निकल डिटेल्स हैं जो मुझे लगता है कि आप उसके बारे में थोड़ा सा पढ़िए, क्योंकि टेक्निकल डिटेल्स मैं ज्यादा यहाँ आपको नहीं बताने वाला। लेकिन ये जो चीजें, जैसे आप गैराज में जाते हो तो गैराज में कोई इंजीनियर नहीं होता हुआ, या कोई आईटीआई वाला लड़के कम होते हैं, लेकिन जो पढ़ के या काम करके सीखते हो, वैसे आप भी सीख सकते हैं। ये ज्यादा कोई कठिन नहीं है।
लेकिन सिर्फ एक बात ये बताना है यहाँ कि ये जो इलेक्ट्रिक गाड़ियां है वो 3 प्रकार की होती है। नंबर 1, बैटरी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, यानी ऐसी गाड़ियां होती है कि जो सिर्फ और सिर्फ इस बैटरी के ऊपर चलती है। ओके, तो बैटरी अंदर होती है, जब तक वो बैटरी चार्ज होती है तब तक चलती है, और जब वो बैटरी डिस्चार्ज होगी तब वो गाड़ी बंद होगी, फिर से चार्ज करना पड़ेगा अपनी मोबाइल के जैसे। दूसरा जो प्रकार इसमें है वो है हाइब्रिड व्हीकल। अब ये हाइब्रिड व्हीकल यानी क्या, तो ये दोनों इस पे चलता है, ये पेट्रोल डीजल के ऊपर भी चलता है और आपके बैटरी के ऊपर भी चलता है, लेकिन आप ये जो बैटरी है इसको आप चार्ज नहीं कर सकते, चार्ज करने की जरूरत नहीं होती। जो हमारे गाड़ियों में बैटरी होती है ना कि एक बार आपने डालने के बाद 3-4 साल तक वो चलती है, वैसे ये बैटरी होती है, ये अपने आप चलती है। लेकिन गाड़ी ऐसी होती है कि जब चाहिए पेट्रोल डीजल और जब चाहिए हाइब्रिड इलेक्ट्रिसिटी इसके ऊपर चलती है। और तीसरी ऐसी गाड़ी है कि वो भी चलती है दोनों के ऊपर, वो भी पेट्रोल डीजल के ऊपर भी चलती है, इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर भी चलती है, और उनके अंदर जो बैटरी होती है उसको आप रेगुलरली चार्ज कर सकते हो। और इसके फिर एक टेक्निकल कंपैरिजन है जो आप कभी भी इमीडिएटली पढ़ सकते हो। कंपोनेंट्स, अभी इस इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में क्या क्या होता है ये भी थोड़ा सा समझना जरूरी है दोस्तों। इसमें तो काफी सारे टेक्निकल चीजें, लेकिन मैं आपको सिर्फ एक ही बात बताना चाहता हूं जो बिजनेस एंगल से इंपॉर्टेंट है, जो आपको समझना चाहिए, वो है कि ये बैटरी ऐसा, ये कार, ये जो बनती है इलेक्ट्रिक व्हीकल, ऐसा समझे कि ये पूरी बैटरी की कार बनती है। ये आप देख रहे हैं ना कि पूरे बैटरी का प्लेटफॉर्म होता है, इसके ऊपर वो ढांचा तैयार करते हैं कार का। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो कुछ होता है वो पूरा वो बनता ही है बैटरी से, ये पूरी कार। और इस बैटरी को फिर आगे चलाने के लिए ये सब बाकी के सब उनके छोटे छोटे कंपोनेंट्स है, ये चार्जर्स है, ये ट्रांसमिशन के कुछ मशीन्स होते हैं, ये एसी-डीसी कन्वर्टर है, ऑक्सिलरी बैटरी है, थर्मल कूलिंग और बाकी सब कुछ होती है गाड़ी को जो लगता है। लेकिन एक चीज मैं आपको याद रखना चाहता हूं, बताना चाहता हूं कि ये जो बैटरी की जो कार होती है या इलेक्ट्रिक की जो कार होती है, इसको जो चार्ज करने वाला जो सॉकेट होता है ना, सॉकेट वो अलग अलग होता है। यानी अगर आपको अपनी कार चार्ज करानी है तो आपके पास जो चार्जर होगा वो अलग हो सकता है, वो शायद उसकी जो सिस्टम जो बनी हुई वहां शायद नहीं फिट होगा। क्योंकि जैसे आपके यहाँ मोबाइल्स है, सैमसंग का मोबाइल है, वीवो का मोबाइल है, एप्पल का मोबाइल है, और सबके अपने अपने चार्जर है, वैसे ही पूरी दुनिया में हर देश में अपने अलग 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 चार्जर है। ये आप देख सकते हैं, जापान में अलग है, चाइना में अलग है, अमेरिका में अलग है, बाकी के देशों में अलग है। तो एक बात याद रखना जरूरी है, कंपैरिजन ये इन गाड़ियों में और अपनी पेट्रोल डीजल की वाली गाड़ियों में, ये भी एकदम सिंपल पॉइंट्स है जो आप कभी भी शायद आप जानते भी होंगे कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का क्या है एडवांटेजेस। तो ईंधन नहीं लगता, बिल्कुल धुआं नहीं होता, आवाज भी नहीं होती, कन्वीनियंट होता है, परफॉर्मेंस बेहतर होता है क्योंकि उसका वेट बेहतर होता है, वेट टू टॉर्क वगैरह। दूसरा, इलेक्ट्रिक व्हीकल का अगर डिसएडवांटेज अगर आप देखोगे तो उसकी रेंज और स्पीड वो कम हो सकती है, बार बार इसको आपको चार्ज करना पड़ता है, बैटरी लाइफ के ऊपर पूरा डिपेंड होता है कि कितने साल तक वो गाड़ी चलेगी, और काफी सारी ऐसी चीजें है। साइलेंस डिसएडवांटेज हो सकता है, यानी अगर बैटरी की व्हीकल है, कार इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर चलने वाली गाड़ी है, तो उसका डिसएडवांटेज है कभी कभी कि वो बहुत साइलेंट होती है, यानी रास्ते पे लोग चलते हैं तो उनको पता भी नहीं चलेगा कि आपके बाजू में गाड़ी आई कर। और अगर ये पेट्रोल डीजल की गाड़ी है तो पेट्रोल डीजल की खुद के अपने एडवांटेजेस है कि वो ज्यादा देर तक आप उसको रेंज उनका अच्छा होता है, ज्यादा चला सकते हैं, फास्ट फ्यूल कर सकते हैं, सेफ होती है वो इलेक्ट्रिक कार के कंपैरिजन में, वो सेफ होती है, पावर डेंसिटी ज्यादा होती है। और डिसएडवांटेज यानी वही कि आज पेट्रोल डीजल के रेट्स तो आपको पता है तो बहुत महंगा है, मेंटेनेंस कॉस्ट इसकी ज्यादा होती है और वो प्रदूषण करते हैं। तो ये थी जो टेक्निकल चीजें जो शायद आप जानते होंगे इस इंडस्ट्री के बारे में, यानी इलेक्ट्रिसिटी या बैटरी के ऊपर चलने वाली जो गाड़ियां हैं, ये गाड़ी की अभी इंडस्ट्री की क्या स्टेटस है, क्या बिजनेस में हो रहा है, मार्केट में हो रहा है, ये तो ऐसा समझे कि सब नंबर्स है। कोई भी सेक्टर में धंधा कैसे चल रहा है कैसे नहीं, कैसे देखेंगे आप, तो हम ये देखेंगे ना कि बाबा कितना माल बेच रहे हैं, कितना वो ग्रो हो रहा है,
पिछले साल कितना बेचा, अभी कितना इस साल कितना हम लोग बेच रहे हैं, गवर्नमेंट की पॉलिसी क्या है। तो ये सब टेक्निकल, ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स है, ये सिर्फ नंबर्स है जो आप कहीं भी इमीडिएटली ऑन स्क्रीन या नेट पे देख सकते हो। तो ग्लोबल सेल्स आप देख सकते हो कि बढ़ रहा है ग्लोबली, पूरी दुनिया में कौन से देश में कितना स्केल है, कितना बिजनेस फास्ट आगे बढ़ रहा है, ये भी देख सकते हैं कि ये भी ऑलमोस्ट हर देश में इसकी ये जो बिजनेस है वो बढ़ रहा है। हमारे देश की भी अगर बात करें तो हमारे देश में भी कौन से राज्य में कितनी कितनी गाड़ियां बेची है हम लोगों ने पिछले साल, इस साल, ये भी आप देख सकते हो आराम से। कोविड का क्या हुआ 2020 में, जब कोविड की शुरुआत हुई तब थोड़ी सी उसके ऊपर इंपैक्ट था, तो वो भी आप देख सकते हैं। कौन कौन सी कंपनियां हैं मार्केट में जो भी इसका बिजनेस कर रही है, धंधा कर रही है, और इसलिए उनके शेयर्स कितने बढ़ेंगे कितने कम होंगे, ये भी थोड़ा सा आप इसकी पढ़ाई कर सकते हो। तो बेसिकली ये जो सब चीजें हैं मार्केट से रिलेटेड, मार्केट ट्रेंड क्या है, कौन से कंपनी क्या काम कर रही है, ये एक्चुअली नंबर्स है, स्टैटिस्टिक्स है, फैक्ट्स है, जो आप कभी भी नेट के ऊपर, टीवी के ऊपर देख सकते हो। लेकिन कुछ ऐसी चीजें जो आज मुझे आपके साथ डिस्कस करनी है, वो इस टेक्निकल नहीं है, ना ही कुछ नंबर्स है या ये जो स्टैटिस्टिक्स है उससे रिलेटेड। ऐसी चीजें मैं आज आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं जो शायद आपको वो इमीडिएटली समझ में ना आए। सबसे पहले कि क्या बात हुई कि जिस कंपनी को, जिस इंडस्ट्री को पूरी तरह से ऑयल एंड गैस ने ऑलमोस्ट निग्लिजिबल किया था, तो कैसे वो कमबैक हुई। तो नंबर 1 वो कारण था पेरिस एग्रीमेंट। दोस्तों पेरिस एग्रीमेंट जो 2015 में हुआ, जो साइन किया गया 2016 में, वो एग्रीमेंट ऐसा था कि दुनिया के सभी देश, 196 देशों ने आके मिलके एक कसम खाई। कसम क्या, उन्होंने एग्रीमेंट बाकायदा साइन किया कि हम सब मिलके दुनिया को बचाएंगे, ग्लोबल वार्मिंग से बचाएंगे। तो मैं अपना क्या कहूंगा, मैं अपने देश में जाके मेरी जो आज धुआं छूट रहा है, जो एमिशन हो रहा है, मैं उसको कम करूंगा। मैं 2020 तक इतना करूंगा, 30 तक इतना करूंगा, ऐसे सब अपने टारगेट्स लिए और सब अपने काम करने लगे। तो अगर आपको ये धुआं कम करना है, ये एमिशन, ग्लोबल एमिशन कम करना है, तो हम सभी जानते हैं कि पूरी दुनिया जो तबाह हो रही है, जो ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, वो हो रही है इस खनिज ईंधनों की वजह से, फॉसिल फ्यूल की वजह से। तो अभी उसको अगर इस्तेमाल नहीं करना है तो दूसरा पर्याय क्या है, दूसरा ऑप्शन क्या है, दूसरा क्या कर सकते हैं फिर हम लोग। तो एक ही ऑप्शन है सामने, इलेक्ट्रिक व्हीकल का। ये बायोफ्यूल जिसकी हम लोग अभी डेवलपमेंट हम लोग कर रहे हैं, ये तो ऑप्शन ही नहीं है। आज तक जो भी बायोफ्यूल के प्लांट पूरी दुनिया में लगे हैं ना, वो इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं, इतने छोटे हैं कि कोई किसी के दिमाग में भी नहीं आएगा कि ये ऐसे किसी ऑयल एंड गैस को 100% रिप्लेस कर सकते हैं। कोई देखता भी नहीं। ऑयल एंड गैस इंडस्ट्री को कभी नहीं लगता है वो थ्रेट है। अगर कोई उस पर काम कर रहा है, बायो सीएनजी बना रहा है, कुछ वो कुकिंग के लिए काम कर, तो कोई बॉदर ही नहीं करते। तो जब एक्चुअली ऑयल एंड गैस से शिफ्ट करने की बात है, तो उनके सामने एक ही ऑप्शन था, और वो था इलेक्ट्रिक व्हीकल। और दोस्तों ये भी फिर सभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे काम करने लगे। लेकिन सभी दुनिया भी है ना, अपने अपने तरीके से काम कर रहे थे सभी देश। अभी आपने देखा कि गवर्नमेंट को कितना भी लगे, कौन कंट्रोल करता है। अभी ये लॉबी इतनी स्ट्रांग है, इतना कारोबार इतना स्ट्रांग पूरी दुनिया में है कि कोई ज्यादा कुछ इस पे काम नहीं हो रहा था। लेकिन ये कोरोना है ना, कोरोना ने ये, कोरोना समझिए कि ये मदर अर्थ ने, ये हमारी धरती माँ ने हमको एक बहुत अच्छी तरह से एक चाटा मारा है और हमारी आंखें खोल दी है कि आप सिर्फ प्रॉफिट करते रहोगे तो हमारा एक सूक्ष्म जीव आपकी पूरी दुनिया बंद कर सकता है। और उसके बाद फिर लोग सीरियस हो गए इस कोरोना के बाद, और अभी पूरा फोकस उनका ये चल रहा है। और दूसरी बात, यानी ग्लोबल वार्मिंग, कितनी अलार्मिंग सिचुएशन। क्या सोच सकते हैं हमारे देश में, हम लोग पहले सोचते थे कि अपने को, हमें डरने की जरूरत नहीं, ये तो टेम्परेट समशीतोष्ण ठंड जो प्रदेश में रहते हैं, बर्फों के यहाँ रहते हैं, उनको ज्यादा प्रॉब्लम है। अरे हमारे देश का भी देखिए ना, हर महीने कभी भी बारिश आती है, कभी भी तूफान आते हैं।
आपको क्या लगता है वो पाकिस्तान का जो आंधी का तूफान आया वो ऐसे आया? वो हर साल वो उड़ीसा के तट पे हो रहा है, महाराष्ट्र के तट पे, गुजरात के तट पे हो रहा है, वो ऐसे हो रहा है? कुछ भी नहीं। ये बहुत ही इतनी सीरियस कंडीशन है ये कि मैं हमेशा कहता हूं कि टीवी के न्यूज पे इसके सब बिल्कुल कोई न्यूज नहीं आनी चाहिए, पेपर में बिल्कुल कुछ छपना नहीं चाहिए। इतने सीरियस कंडीशन में, इतने सीरियस थ्रेट में हम लोग, और इन लोगों को अभी बहुत अच्छी तरह से पता चला। तो इसीलिए वो सब इलेक्ट्रिक इलेक्ट्रिक अभी वो कोशिश कर रहे हैं। और इसके अलावा वो क्या कर रहे हैं, इलेक्ट्रिक कारें क्या करेगी कि आपको पेट्रोल डीजल का इस्तेमाल रोकेगी, लेकिन जो ऑलरेडी कचरा है हमारे पूरे पर्यावरण में उसको हम लोग कैसे कम करेंगे, जिसकी वजह से पूरी अभी तबाही हो रही है। तो फिर उन्होंने ऐसी इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगाई है अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, कि ये मशीन क्या करती है, ये मशीन जो हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे पर्यावरण में जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है ना, उसको खींचती है। बस इतना ही काम है। और सिर्फ वो करने के लिए दुनिया में इतनी बड़ी बड़ी मशीन्स लगाई जा रही है। ये था एक इशू। दूसरा लेकिन इंपॉर्टेंट उससे भी, कि ये फ्यूल, ईंधन, अभी ये जो गाड़ियां चल रही है बिजली के ऊपर, इसके लिए ईंधन क्या है? इलेक्ट्रिसिटी, बिजली। अभी इसके बारे में जरा देखते हैं। नंबर 1, इस बिजली का उपयोग, इस बिजली का डिमांड इतना बढ़ गया है पूरी दुनिया में। क्या आप जानते हैं कि दुनिया में जितनी भी बिजली बनती है ना, ऑलमोस्ट 55 से 60% बिजली सिर्फ और सिर्फ कोयले से बन रही है। जितने भी आप रिन्यूएबल विन्यूएबल जो भी कुछ काम कर रहे हैं ना, सब दुनिया में 55 से 60% बिजली आज की तारीख में सिर्फ और सिर्फ कोयले से बन रही है। 70 से 80% हम फोसाइल, यानी ये जो खनिज है उससे ही बना रहा है। 60% कोयला और बाकी के 20% में फिर नेचुरल गैस और बाकी सब कुछ। और आपको मालूम है कोयला क्या है? एक बार मैंने आपको वेबिनार में बताया भी है, और आप जरा देखिए कोयला क्या है। 1 टन कोयला जब उस स्टेशन में आता है, 1 टन 1000 किलो, जब आपके थर्मल पावर स्टेशन में आता है, 1 टन उतना ही कचरा तैयार करके आता है वो। नंबर 1, वो खदाने से कितना कचरा हो रहा है, क्या हो रहा है आजू बाजू के गांव में, ये देखोगे तो आप बहुत डिप्रेस हो जाओगे। और उसके बाद वो आने के बाद, वो कोयला आने के बाद, यानी वो कोयला आते आते पूरी जमीन को, पानी को, सबको खराब करके आ रहा है। और उसको जलाने के बाद जितना भी एमिशन आ रहा है, वो एमिशन तो सबसे ज्यादा है। नंबर 1 कार्बन डाइऑक्साइड जिससे बनता है, वो बाहर निकलता है ना, वो कोयला है। हमारे देश की भी बात करें तो हमारे देश में भी 70 से 75% जो बिजली बन रही है हमारे देश में, वो भी इस कोयले और बाकी के फॉसिल फ्यूल से बन रही है, मैक्सिमम कोयले से बन रही है दोस्तों। और ये कोयला तबाही कर रहा है, इसलिए अभी दुनिया क्या कर रही है कि नहीं, कोयला का उपयोग नहीं कर सकते हम लोग। तो फिर कहां से बिजली बनाए? तो बिजली फिर बन रही है, कोशिश हो रही है रिन्यूएबल से। तो रिन्यूएबल यानी क्या? सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, जल ऊर्जा, ये सब जो अक्षय ऊर्जा है। अभी इसमें भी हमारे देश ने भी टारगेट रखे है। हमारे देश ने टारगेट रखा है कि 175 गीगावाट इतनी बिजली हम लोग बनाएंगे। और मैक्सिमम बिजली के लिए हम लोगों ने क्या टारगेट रखा है? तो सोलार का, कि मैक्सिमम बिजली जो हम लोग को सोलार से बना रहे, और बना भी रहे हैं बहुत सारे। अगर आप देखोगे तो हमारे देश में ये जो टारगेट्स है वो अचीव भी हो रहा है। और हमने बहुत बड़े बड़े ये पार्क्स तैयार किए, सोलार पार्क हमारे देश में बहुत सारी जगह पे है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि सोलार को लेके जो भी चीजें लगती है, ये सोलार का पैनल और बाकी की सब चीजें 80% हम लोग चाइना से मंगा रहे हैं। 90% था, वो ड्यूटी बिटी बढ़ गई, थोड़ा से हो गया, तो 80% आज भी है डायरेक्ट। यानी जो भी आप सोलार में इसको बढ़ा रहे, और वहां चाइना को आप पैसे, उस चाइना को भी बढ़ा रहे उसके साथ, क्योंकि सब जो कुछ लगाना है, करना है, सब कुछ, और सभी कंपोनेंट्स। ऐसा नहीं कि मैं सिर्फ उस शीट की बात कर रहा हूं, मैक्सिमम कंपोनेंट चाइना से मंगाते हैं हम लोग। ये जो पॉलीसिलिकॉन लगता है ना, ये पूरे इस वो शीट्स बनाने के लिए, ये तो चाइना की मैक्सिमम, ग्लोबल लीडर है चाइना। मोनोपोली समझिए आप, पूरी दुनिया में
ये सोलर पैनल बनाने के लिए ये जो मटेरियल लगता है ना, 73% सिर्फ चाइना तैयार करता है और पूरी दुनिया को देता है। तो एक तो अगर आप डायरेक्टली वहां से पैनल मंगा रहे हो तो भी चाइना से मंगाना है, और आप अपने यहाँ अपने देश में अगर उसको बनाना है तो उसको जो मटेरियल लगेगा ना वो भी चाइना से आ रहा है। तो डायरेक्टली और इनडायरेक्टली चाइना बहुत मोनोपोली ऐसा समझिए आप। जो सेमीकंडक्टर्स लगते हैं, जो सेमीकंडक्टर सिर्फ इसमें नहीं, कई सारे जगह पे सेमीकंडक्टर लगते हैं, आपकी कार से लेके आपके लैपटॉप से लेके हर जगह 68% सेमीकंडक्टर्स दुनिया में जितने बनते हैं ना 68% चाइना बनाता है। तो ये थी रिन्यूएबल्स के बारे में चाइना का मोनोपोली। लेकिन अभी एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट मैं आपको बताता हूं बैटरी के बारे में। दोस्तों बैटरी सबसे इंपॉर्टेंट है इस पूरे जो कार होती है ना। अभी मैंने आपको बताया कंपोनेंट के बारे में, आप ये याद रखिए कि पूरा जो ढांचा है ना वो ढांचा बनता है बैटरी से, और उसके ऊपर फिर बेसिक बनती ही सिर्फ और सिर्फ बैटरी से, और ऊपर वो ढांचा जो है कार को रखा जाता है। हमारे कार की जो 40% जो कॉस्ट होती है ना ये इलेक्ट्रिक व्हीकल की, वो 40% कॉस्ट ज्यादा होती है नॉर्मल कार से, और वो होती है बिकॉज ओनली एंड ओनली ये बैटरीज। टाटा की टिगोर नाम की गाड़ी है, नॉर्मली आप उसको 5 लाख में लेंगे, 6 लाख में लेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक वाली टिगोर लेंगे तो 11 लाख की आती है। टाटा की नेक्सॉन है जो नॉर्मल 10 लाख में मिलेगी आपको, लेकिन अगर आप बैटरी वाली जो इलेक्ट्रिक व्हीकल अगर नेक्सॉन लेंगे तो 16 लाख तक जाती है। क्योंकि ये 100% ये जो कॉस्ट बढ़ता है ना, और ये टाटा के बारे में नहीं, मर्सिडीज की कार लो, बीएमडब्ल्यू की लो जो इलेक्ट्रिक के ऊपर चलती है, उनकी कॉस्ट इतनी ज्यादा होती है ओनली बिकॉज ऑफ बैटरी। इतनी महंगी होती है ये बैटरी। और कौन सी बैटरी इस्तेमाल करते हैं? लिथियम आयन बैटरी। ये पूरी दुनिया में मैक्सिमम यूज होती है। इसके अलावा हाइड्रोजन फ्यूल सेल, अभी फ्यूल सेल भी ये बहुत सारी जगह पे आपने सुना होगा कि हाइड्रोजन 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 पे बस चल रही है, गाड़ियां चल रही है, सब कुछ। तो हाइड्रोजन में क्या होता है, वहां भी एक बैटरी होती है जिसको फ्यूल सेल बोलते हैं। लेकिन ये बैटरी बिजली को नहीं लेती, तो क्या करती है, हाइड्रोजन को लेती है। ये बैटरी हाइड्रोजन को लेती है और अपना ईंधन बनाती है, फ्यूल बनाती है, और वो इलेक्ट्रिक मोटर को अपना ईंधन देती है। बस इतना ही फर्क है। और ये फ्यूल सेल में भी मैक्सिमम जो कोई बनाता है दुनिया में फ्यूल सेल, वो चाइना बना रहा है। दोस्तों बाकी के भी फ्यूल सेल्स तैयार हो रहे हैं, लेकिन वो सभी केमिकल्स हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि पूरी दुनिया में इस इलेक्ट्रिक व्हीकल को लेके स्पेशली बैटरी, चाइना की एक्चुअली इतनी मोनोपोली है। यानी बैटरी को जो भी मेटल्स मिनरल्स लगते हैं ना, वो जहां तैयार होते हैं दुनिया में, उस खदानों से लेके उसका पूरा वैल्यू चेन और जहां जहां बनते हैं, ये पूरा सब कुछ आज के तारीख में टोटल कंट्रोल में है चाइना के। आप कितना भी उसके साथ झगड़ा कीजिए, कुछ कीजिए, कुछ फर्क नहीं पड़ता, वो किसी की सुनता नहीं चाइना। आज ऐसे कंडीशन में, ऐसे ग्लोबल कंडीशन में चाइना वो एक्चुअली डिक्टेट कर रहा है इन चीजों को। आप कितना भी प्रोडक्शन, यानी मैं तो कहता हूं कि कहीं भी प्रोडक्शन कीजिए, आप ऐसा समझिए कि अगर आप जापान में बैटरी बन रही है, लेकिन वो बैटरी को लगने वाला जो रॉ मटेरियल वो भी चाइना से जा रहा है। अभी यही देखिए 90%, अभी लिथियम एक इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। 80% दुनिया का 80% लिथियम रिफाइनिंग जहां जहां खदानें हैं किसी भी देश में हो गए, वो चाइना के कब्जे में नहीं, उसकी ओनरशिप में है। जो फ्यूल सेल की, जो हाइड्रोजन की अभी बात की हम लोगों ने, वो हाइड्रोजन को भी चलाने के लिए जो फ्यूल सेल लगता है ना, वो 77% पूरी दुनिया में चाइना तैयार करता है और पूरी दुनिया को सप्लाई करता है। आज की तारीख में 90% ऑफ द मार्केट, ये जो इलेक्ट्रिक व्हीकल ही नहीं, रिन्यूएबल के साथ, रिन्यूएबल विंड पावर से लेके पूरी जो मैं चीजें बता रहा हूं, ये चाइना एक्चुअली कंट्रोल कर रहा है। और अगर बैटरी की सिर्फ बात करें तो 90% इसका जो बिजनेस वो चाइना भी कंट्रोल कर रहा है। दोस्तों ये देखो, पिछले साल कोबाल्ट, ये जो खनिज है, इसको भी चाइना ने पूरी दुनिया में 85% सप्लाई किया। और इसका कारण यह है, ये कोबाल्ट जहां मिलता है, ये कॉन्गो में वगैरह ऐसे अफ्रीकन देश है,
वो ऐसे देश है कि आगे के 100 साल के लिए ये 100% गुलाम है चाइना के। वहां उन्होंने इतना इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है, गवर्नमेंट कुछ नहीं बोल सकती। वहां उन्होंने रोड्स बनाए, ये बनाए, वो बनाए, सब कुछ बनाए। और ये खदाने कब्जे में नहीं, ओनरशिप में है चाइना के। तो इतना काम उन्होंने किया है। आगे क्या? ये रही आज की परिस्थिति, अभी की परिस्थिति। आगे क्या? तो सबसे पहली बात तो मैंने आपको बताया कि सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैटरी। और आज की तारीख में बैटरी की वजह से इतना उसका कॉस्ट बढ़ रहा है। गाड़ी में सबसे इंपॉर्टेंट होती है बैटरी। बैटरी के ऊपर चलने वाली गाड़ियां, ऐसे समझिए आप, ये सब गाड़ियां। तो आने वाले दिनों में जब ये गाड़ियां बढ़ रही है तो बैटरी की डिमांड कितनी बढ़ेगी? और अगर बैटरी की डिमांड बढ़ रही है तो बैटरी जिसके ऊपर जिससे बनती है, जिस मेटल से, जिस मिनरल से बनती है, उसकी डिमांड कितनी बढ़ेगी? तो देखिए, उसकी डिमांड बढ़ेगी 87,000%। यानी आज जितनी आप बैटरी तैयार कर रहे हो उससे 1000 गुना ज्यादा। ऐसा आप सोचिए, 1000 गुना। आज आप जितनी बैटरी तैयार कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं आप? ये ऐसी पूरी दुनिया बर्बाद कर रहे हैं आप। कहीं भी कौन से भी मेटल से करने के लिए जब कोई खदानें होती है, ये माइंस होते, कभी देखे आपने? पूरी तरह से पूरी जो सिस्टम है पूरा, उसके आजू बाजू के 10, 15, 20 किलोमीटर जितना भी रेडियस होगा, पूरी तरह का, सभी तरह का इकोसिस्टम, सभी तरह का एनवायरनमेंट पूरी तरह से बर्बाद कर दिया आप एक खदान से। 1%, एक बार आज जितनी बैटरी बना रहे हैं आप, इतनी बर्बादी कर रहे हैं। सोचिए 1000 गुना जब तैयार करना, तो आप क्या करेंगे? आपको पता है वो क्या कर रहे हैं? वो ये कर रहे हैं, अभी सब कंपनियां क्या कर रही है? तो सब कंपनियां जमीन को तो वो खराब करने वाली है, करेंगे ही, कर ही रहा है। अभी वो जाने वाले हैं पानी के अंदर। पानी के अंदर जाके डीप सी माइनिंग, सी बेड माइनिंग, अभी ये हो रहा है। ये आपको, हमको पता नहीं है, ये नहीं आता न्यूज में, ये क्या चल रहा है, कितनी बर्बादी हो रही है, ये नहीं, ये कोई इसके बात ही नहीं करता है। ये हो रहा है आज। वहां अभी इन्होंने उनका फोकस बनाया है ये समुंदर में जाके वो अभी डीप सी माइनिंग कर रहे हैं। किसके लिए? ताकि वो सब मिनरल्स निकले और उससे बैटरी बनाए। ये जो मशीन्स अगर आप देखोगे ना, तो ये मशीन्स नहीं है, ये मास डिस्ट्रक्शन तैयार करने वाली मशीन्स है, पूरी बर्बादी करने वाली मशीन्स है। ये मशीन्स तो ये है कि अपने, ये मनुष्य जो प्राणी है ना, ये मनुष्य प्राणी अपनी कब्र खुद खोद रहा है। लेकिन ये इतना नालायक है कि खुद के साथ इतने सारे पशु पक्षी जो को भी तबाह कर रहा है। ये पूरा जो इकोसिस्टम है, ये पूरी हजारों लाखों साल से ये धरती में अगर ख्याल रख रही है, तो हमें कोई कोई हमको ये नहीं देता, परमिशन नहीं देता, कोई पावर नहीं मिलती हमें, पूरी दुनिया हम लोग बर्बाद कर। और ये हम आज की तारीख में कर रहे हैं। और ये सोलर सस्टेनेबल, हमें लगता है सस्टेनेबल चलेगा आगे के हजारों साल। ये जो सोलर का पैनल जब बनता है ना, तब पैनल में बहुत सारी चीजें होती है, और ये चीजें बनाने के लिए जितनी एनर्जी लगती है ना, उसकी अगर एफिशिएंसी देखोगे तो ये एनर्जी बहुत ज्यादा है। ये एफिशिएंट कुछ भी नहीं है। और बहुत, और आगे जाके क्या है, इसमें जो टॉक्सिक मटेरियल होते हैं, जो मिनरल्स और जो गलत चीजें होती है, ये जब इसका कचरा तैयार होगा, जाएगा, ये फिर से जाएगा जमीन में, फिर से जाएगा पानी में, हवा में। और एक कैंसर जो बोल रहे हैं, हर घर में ये कैंसर होगा इसकी वजह से। वेस्ट मटेरियल अभी तक हुआ नहीं है। ये जो सोलर की हम लोग बात करें, जो सोलर के अभी पार्ट्स वगैरह सब तैयार किया ना, ये अभी पिछले 4-5 सालों में हुआ है। और चाइना बोल रही है कि ये हमारे जो पैनल है, इनकी उम्र 30 साल है, 30 साल तक चलेंगे। अभी वो चाइना का माल 30 साल चलता है, 20 साल चलता है, 10 साल, तो बाद में पता चलेगा, बाद में 5-10 साल के बाद हमको पता चलेगा कि एक्चुअली 30 साल चल रहे हैं क्या। लेकिन वो एक बार उनको रिप्लेस करने के बाद क्या होगा, लाखों मिलियन टन ये टॉक्सिक जहर, ये कहां डालोगे आप, करोगे क्या? और ये साहब हमको बताते हैं, ये साहब जो इस व्यापार में है, ये पूरी दुनिया को बता रहे हैं अभी आज के तारीख में, कि नहीं देखो, सूरज ही असली सोर्स है पूरे एनर्जी का। ये सूर्य है, सूरज है, इससे ही पूरी दुनिया को, पूरे विश्व को एनर्जी मिलती थी। चलो मिलके सोलर का बिजनेस करते हैं, मिलके ऐसी एनर्जी को लाते हैं कि जिस एनर्जी को
फिर हम लोग आराम है हमेशा के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। सूरज सबसे इंपॉर्टेंट है। और साहब की कंपनी टेस्ला, जो $1 ट्रिलियन कंपनी तो है ही, ये खुद दुनिया के सबसे अमीर आदमी बन चुके हैं। इलॉन मस्क, इनका नाम है इलॉन मस्क, दुनिया के सबसे अमीर आदमी अभी फिलहाल ये है, क्योंकि इसमें काम कर रहे हैं। ओके, उनको बाकी कुछ लेना देना है ना, बस बिजनेस करना है। जैसे ऑयल एंड गैस में हुआ वैसे ही थोड़ा सा होने जा रहा है। अभी ये हमको सिखाएंगे कि पूरे विश्व का जो एनर्जी है वो सूरज से आती है। उस भारत को सिखाएंगे जो भारत इतने सालों से, हजारों सालों से दुनिया को बताता आ रहा है। आज हमारे भारत में रहने वाले कोई भी धर्म का आदमी हो, पहले सूरज को प्रणाम करता है, चाहे आदिवासी हो, पारसी हो, हिंदू हो, या कितने सारे लोग। ये जो मैं बात कर रहा हूं ना, ये मेरी एनर्जी है ना, मेरे अंदर की एनर्जी, ये भी सूरज से आती है। ये मैंने जो सब्जी खाई होगी, रोटी खाई होगी ना, वो पेड़, वो खेतों में लगे हुए जो किए हम लोगों ने खेती, उन्होंने सूरज से रोशनी ली और अपना खाना बनाया ना, उन पौधों ने, और उन पौधों से मैंने अपनी एनर्जी ली और मैं उससे बात कर सकता। ये जो ऑयल एंड गैस की बात कर रहे हैं, आप कोयले की बात कर रहे हैं, ये जो वनस्पति है जिन्होंने सूरज से रोशनी ली, सूरज से एनर्जी ली, और बाद में हजारों साल तक वो अंदर गड़े रहे और उनसे कोयला बना, ऑयल बना, सब कुछ बना, इसको इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे हम तो यही तो बता रहे हैं। ये इतना बड़ा, हजारों सालों पहले ये बांधा हुआ मंदिर है सूरज का, पूछते हैं हम यहाँ सूरज को। ये कोणार्क का सूर्य टेम्पल है, ओडिशा का। तो कोई किसी ने बताने की जरूरत नहीं हमें कि जो कोई एनर्जी है वो सूरज से ही आने वाली है, और सूरज ही अक्षय ऊर्जा का स्रोत है। लेकिन अभी दुनिया को यह बताने की जरूरत है कि असली मीडियम क्या है, असली पद्धत क्या है, कौन से असली मेथड है जिसकी वजह से फिर सूरज को रोशनी हम लोग उपयोग कर सकते हैं। और एक ऐसी पद्धत, एक ऐसी चीज, एक ऐसी मशीन ऐसा पकड़ी आप कि जो हजारों लाखों सालों से ये पर्यावरण, ये धरती में हमको बता रही है कि ये सही तरीका है कि इस तरीके से आप सूरज की रोशनी ले सकते हो। और वो तरीका क्या है? वो तरीका है पेड़। ये सोलर पैनल दिन में सिर्फ बिजली बनाते हैं, रात को चलते नहीं। पेड़ ऐसे है, ये पेड़ दिन रात काम करेंगे ना हमारे लिए। इस सूरज की रोशनी आपको जो चाहिए, नहीं, सिंपल चीज है ना, इतने सालों से हमको बताई जा रही है। और एक पेड़, जब एक पेड़ लगता है तब उस पेड़ के साथ एक पूरी जीव सृष्टि होती है, एक पूरा एक इकोसिस्टम है एक पेड़ अपने आप में। अभी मैडम ने बताया कितने सारे छोटे छोटे सूक्ष्म जीव है एक पेड़ पे। आपको पता है कितने लोगों का सहारा होता है? लोगों का नहीं, कितने जीवों का सहारा होता है। बस अभी ना हमको दुनिया को बस यही बताने की जरूरत है दोस्तों। और मैं बताता हूं कौन सी गाड़ी आने वाली है, क्या होने वाला है, कौन सा सेक्टर चलने वाला ना, ये इशू ही नहीं है। ओके, इशू क्या मैं आपको बता, रियल इशू ये है, इट इज ऑल अबाउट फ्यूल। ये सभी कुछ है ईंधन के बारे में। पिछले 100-150 सालों में, 125 सालों में ये ऑयल एंड गैस ने किसी भी दूसरे इंडस्ट्री को खड़े ही नहीं होने दिया। इलेक्ट्रिक व्हीकल वो पहले आई ना उनके, और हमेशा से है, ऐसे नहीं वो लुप्त हो गई थी हमेशा। ऑयल एंड गैस इसने किसी को खड़ा ही नहीं किया, किसी को बिजनेस ही नहीं करने दिया। वो तो मजबूरी है, कोरोना हुआ है, ग्लोबल वार्मिंग से हम लोग पूरे अभी तबाह हो रहे हैं, इसलिए अभी लोग ईंधन के बारे में देख रहे हैं। तो फ्यूचर क्या डिसाइड करेगा? ईंधन, कौन सा ईंधन अभी हमें मिलेगा, किस ईंधन के ऊपर हम लोग आगे का ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन करेंगे। दोस्तों ये ईंधन है जो डिसाइड करेगा कि आने वाली गाड़ियां कौन सी रहेगी। वो बैटरी के ऊपर चलने वाली होगी, बायोफ्यूल के ऊपर चलने वाली होगी, सीएनजी के ऊपर चलने वाली होगी। ये सिर्फ ईंधन तय करेगा। टेक्नोलॉजी जो बोलते हैं ना हम लोग, टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी भी अपने आप सेकेंडरी है। एक बार आपको पता चला कि कौन सी दिशा में जाना है तो टेक्नोलॉजी, बेहतर से बेहतर टेक्नोलॉजी आपको तैयार होगी उसमें। सब इसमें एक ही चीज है जो हमको करनी है, जो जरूरत है वो है स्केल। और इस सारे चीज में बायोफ्यूल एक ऑप्शन हो सकता है, यह अभी दुनिया के सामने ही नहीं है। आप अभी 200 लोकेशन पे एमसीएल प्रोजेक्ट्स लगा रही है, 200 लोकेशन पे।
आपके हर लोकेशन पे हम लोग शुरुआत करने वाले हैं 100 टन इनपुट यानी 10 टन आउटपुट के साथ। समझिए, ये 10 टन बायो सीएनजी का जो आउटपुट है, दुनिया में अभी तक एक भी प्लांट नहीं है, ये रिकॉर्ड पे मैं बोल रहा हूं, दुनिया में एक भी प्लांट नहीं है कि जो 10 टन का बायो सीएनजी आज की तारीख में बना रहा है। तो और हमारे हर तहसील में हमें तो एक प्लांट से शुरुआत करनी है। हमारे तहसील में कुदरत ने इतना कुछ दिया है भारत में कि हमें हर तहसील में 20, 50, 60 प्लांट लगाने हैं आने वाले दिनों में। ये स्केल ही सॉल्यूशन है। एक बार ये स्केल, एक बार ये सॉल्यूशन दुनिया के सामने आया तो सभी पूरी दुनिया के इस तरफ, इस इंडस्ट्री या बाकी सब चीजों के ऊपर देखने का नजरिया बदलेगा। और ग्लोबल वार्मिंग की क्राइसिस है, इतनी बड़ी है, हमारे सामने है। दुनिया को ऐसा लगता है कि अभी एक तो वही दुनिया क्या कर रही है कि अल्टरनेटिव फ्यूल ढूंढ रही है, और दूसरा सिंक तैयार कर रही है। सिंक कैसे कैसे हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को कम करें, उसको निकाले इस पर्यावरण से और धरती को ग्लोबल वार्मिंग से बचाए। आपको मालूम है सबसे बेस्ट सिंक कौन सा है? सबसे बेस्ट इसका उपाय कौन सा है? और ये हमारा नेपियर ग्रास है। बेस्ट है, बेस्ट। कोई बड़ी मशीन लगाने की आपकी जरूरत नहीं। आपको क्यों लगता है कि क्यों 1 एकड़ में 200-250 टन ये आता है? क्यों 1 हेक्टेयर में 500 टन से ज्यादा आता है? इतना फास्ट ग्रो होता है। इस नेपियर ग्रास को ग्रो होने के लिए, बढ़ने के लिए इसका फूड क्या है मालूम है? इसका खाना क्या है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। कोई जरूरत नहीं है, ये कार्बन न्यूट्रल नहीं है, कार्बन निगेटिव है। जिस कार्बन की आज अपनी जमीन में कमी है, जो मैडम ने कहा डिग्रेडेशन हो चुका है सभी, ये एक्सेलेंट है। ये हमें तो एक स्वच्छ ईंधन देगा ही, लेकिन जो कचरा है हमारे आजू बाजू उसको भी लेगा और जमीन में गाड़ देगा, कार्बन सिक्वेस्ट्रेशन करेगा। और ये कोई बहुत बड़ी रॉकेट साइंस नहीं मैं बात कर रहा हूं। अगर आप पढ़ाई करेंगे तो आपको पता चलेगा। दोस्तों, ये सभी जो चीज है ना, मुझे लगता है कि सस्टेनेबल अगर कुछ होगा तो सस्टेनेबल वही होगा जो कुदरत, नेचर के नियमों पर आधारित है। सस्टेनेबल वही है जो पिछले 40,000 सालों से चलता आ रहा है, और वो है बायोफ्यूल, वो है बायोमीथेन। और अगर एक ही तरीका, अगर इस धरती को अगर हमें सच्ची में सस्टेनेबल के ट्रैक पर लेके जाना है, सस्टेनेबल यानी शाश्वत विकास, यानी आज जो जैसे इतने हजारों लाखों साल से धरती माँ ने हमारा ख्याल रखा है, जिस आधार पे हम लोग चल रहे हैं, जैसे हमारी इकोनॉमी चल रही है, तो अगर उसको आगे के हजारों सालों तक चलानी है तो बस एक ही तरीका है, वो है एग्रीकल्चर। दूसरा कोई तरीका ही नहीं, कोई तरीका नहीं। ये माइनिंग बीनिंग आप नहीं कर सकते। आने वाले दिनों में हो सकता है बैटरी का काम भी कोई पौधा ही करे। आने वाले दिनों में हो सकता है कि ये सभी चीजें, क्योंकि नेचर के पास ऑलरेडी सभी सॉल्यूशन है, हम लोग देखना तो चाहिए। और यही हमें आने वाले दिनों में बताना है। आने वाले दिनों में ये फर्स्ट पेज में ये पूरे प्रोजेक्ट करके दुनिया के सामने रखने की, देखो ये है सॉल्यूशन, ये है सस्टेनेबिलिटी। और अगर हमें भी उस वहां तक जाना है, अगर पूरी दुनिया को एक्चुअली बचाना है, ये पेरिस एग्रीमेंट सब कुछ करना है, तो एक ही रास्ता है जो हजारों सालों से करते आ रहे हैं हम लोग। ऐसा नहीं कि भारत ही सिर्फ एग्रीकल्चर कर रहा है, सभी लोग कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर, देख नहीं रहे। और कार्बन डाइऑक्साइड को सोखने के लिए इतनी बड़ी बड़ी मशीन लगाए, अब पौधे नहीं लगा रहे दोस्तों। और ये सब करने के लिए सिर्फ एक आदमी ये कर सकेगा, करने वाला है, और वो कर सकता है, और वो है हमारा किसान। ये जो हम लोग जिसको राजा कहते हैं, ये एक ही आदमी ये सब बदल सकता है। ये एक ही आदमी जो दुनिया को सही रास्ता दिखा सकता है। और एमसीएल में हमें सिर्फ एक ही काम करना है। आप जिस गांव में, जिस ग्राम पंचायत में अपना प्रोजेक्ट कर रहे हो ना, आप सिर्फ इतना ख्याल रखो कि किसको क्या चाहिए ना, उसको हमें देना है, उसके सपोर्ट में काम करना है, उसके सर्विस में काम करना है, उसके हाथ मजबूत करना है। और बस एक बार हम लोगों ने काम किया तो आने वाले दिनों में ये पूरी दुनिया को सही रास्ता दिखाएगा। धन्यवाद, थैंक यू। गुड मॉर्निंग एमसीएल। वाले समय में इस विश्व को कोई बचाएगा, इस धरती माँ